गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 2 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज हमारे चैनल पे सबसे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हो। और आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कई ऐसे पीडीएफ होते हैं या कई ऐसे न्यूज़ होते हैं, जैसे ये तो मैं दैनिक जागरण का एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे, लेकिन दैनिक जागरण के अलावा जैसे जनसत्ता हो गया, ट्रिब्यून हो गया, पायनियर हो गया, उसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है या न्यूज़ होता है उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। तो आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 17 में पूछा था। यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि मतदान करने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। ऑप्शन ए है वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट। आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे चर्चा करनी है आपके साथ वो यह है कि भारत चीन मोर्चे पे गरम, वार्ता में नरम। भारत और चीन दोनों ही मोर्चा में गरम हैं। 20,000 सैनिकों की तैनाती चीन ने कर दी है और उसी के काउंटर में 20,000 सैनिकों की तैनाती भारत ने भी लद्दाख साइड में कर दी है। तो जहां दोनों मोर्चा पे गरम है वहीं वार्ता में नरम हो रहे हैं, राइट। यहां पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में जानना है। देखो, मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की 44 सत्र था, उसमें भारत ने हिस्सा लेते हुए हांगकांग के बारे में प्रत्यक्ष तौर पे टिप्पणी की है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत को अब समय आ गया है कि हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। जो भारत सॉफ्ट चाइना पॉलिसी अपनाता है, अब भारत को ज़रूरत है हार्ड चाइना पॉलिसी अपनाने की, यानी जिस भी देशों में चीन का विवाद चल रहा है उसका हमें समर्थन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे यह कदम भारत के लिए हार्ड चाइना पॉलिसी का द्योतक है। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि आपने देखा है कि 59 चीनी ऐप को भारत सरकार ने बैन किया है। ये भी भारत की हार्ड चाइना पॉलिसी का द्योतक है। इसी तरह से रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कुछ डिसीजन लिया, अपना प्रोजेक्ट कुछ कैंसिल कर दिया चाइना के साथ। ये भी हार्ड चाइना पॉलिसी का द्योतक है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि दूरसंचार जो कंपनी है, बीएसएनएल जो कंपनी है, अपना जो ठेका उन्होंने दिया था चीनी कंपनी को, उसको रद्द कर दिया है। ये भी हार्ड चाइना पॉलिसी है। तो इस तरह से हार्ड चाइना पॉलिसी हमें अपनाने की ज़रूरत है सॉफ्ट चाइना पॉलिसी के जगह पे। और उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हांगकांग के बारे में पहली बार भारत ने कुछ बोला। भारत ने चीन को काउंटर किया, चीन को घेरा है हांगकांग के डिस्प्यूट को लेकर के। और कहाँ पे घेरा है? तो मानवाधिकार परिषद में घेरा है। तो हम मानवाधिकार परिषद के बारे में चर्चा करते हैं और हांगकांग के बारे में भी मुझे चर्चा करनी है आज आपके साथ। निश्चित तौर पे हांगकांग के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय पेज है वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मानवाधिकार परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, चूँकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है। तो मानवाधिकार होता क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन है, इसको जाकर के कहीं लिख लेना, कहीं कोट कर लेना। संयुक्त राष्ट्र का डेफिनेशन है यह कि मानवाधिकार क्या होता है कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पे भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होता है, उसे मानवाधिकार कहा गया। क्या कहा गया? कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर विभेद किए या भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होने वाले अधिकार को ही मानवाधिकार कहा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र का डेफिनेशन है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट है 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में देखो, यहाँ पे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट,
इसको दस्तावेज को अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में 10 दिसंबर 1948 को। और यही कारण है कि 10 दिसंबर का जो दिन होता है, चूँकि मानवाधिकार डिक्लेरेशन को इस दिन अपनाया गया था 1948 में, और यही कारण है कि 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार पीसीएस में और वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देखो, पेपर पढ़ने का यही फायदा होगा कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, यूपीएससी का नहीं, स्टेट पीसीएस का और वनडे एग्जाम का कई बार क्वेश्चन ये पूछा है। यूपीएससी में तो नहीं पूछा है, वनडे एग्जाम में जरूर पूछा है, राइट। अब चलते हैं मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, जिसकी ये मीटिंग हुई है, 44th मीटिंग हुई है। तो इसका गठन हुआ था 2006 में। तो 2006 से पहले क्या संस्था नहीं थी? बिल्कुल संस्था थी। 2006 से पहले जो संस्था थी वो आयोग थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग थी। और 2006 में 15 मार्च 2006 को आयोग परिवर्तित हुआ, एक संस्था बना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन पहले था, इसको परिवर्तित करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया गया। मानवाधिकार आयोग था, अब मानवाधिकार परिषद बना दिया गया। और ये मानवाधिकार परिषद जो है अंतर सरकारी निकाय है, राइट। अंतर सरकारी निकाय क्या होता है कि जब सरकार और सरकार किसी अंग, किसी का पार्ट होते हैं, दो सरकारें जब किसी संस्था का पार्ट होती है तो उसे कहा जाता है अंतर सरकारी निकाय। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें 47 सदस्य चुने गए हैं। 47 सदस्य जो है इससे मिलकर बनता है ये संगठन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है 47 सदस्य होता है और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत इसका वर्तमान में सदस्य है। भारत 1 जनवरी 2019 को चुना गया था और 3 वर्ष के लिए चुना गया है, यानी 19 में, 20 में और 21 तक में। 31 दिसंबर 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का एक सदस्य होगा। क्लियर है? तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मानवाधिकार आयोग से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस इसको एक बार जाकर के देख लो ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है संबोधन करने वाले हैं 15 अगस्त को लाल किला में, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। देखो, थर्ड पेज पे एक न्यूज है जिसकी कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। और इस ये जो न्यूज है ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। पहली बात तो ये जानकारी होना चाहिए कि 5 केजी गेहूं या चावल, गेहूं 5 केजी या चावल प्रत्येक महीना एक व्यक्ति ले सकता है, जो उसका मर्जी हो। साथ ही साथ 1 किलो दाल और स्पेशली करके चना की दाल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और ये 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये 3 महीने के लिए प्रारंभ में लाया गया था, अप्रैल, मई और जून के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसका एक्सटेंशन करके नवंबर तक कर दिया गया है। यानी नवंबर तक भारत के गरीब लोग, 80 करोड़ लोग जो है वो इसका फायदा ले सकते हैं। 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो जो है आपको दाल ले सकते हैं। इसके बारे में बेसिक थोड़ा जानकारी होना चाहिए। साइबर सुरक्षा के मास्टर तैयार करेगा आईआईटी कानपुर। तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि भारत का जो है R&D क्यों नहीं हो रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार पीछे क्यों है। भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल था, कल हमने डिस्कस किया था उसको लेकर के, भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों पीछे है। भारत जितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है उसका 15 गुना अधिक चीन इन्वेस्ट करता है, राइट। और यही कारण है कि चीन अभी आगे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यूनिवर्सिटी को जो है एक व्यापक पोजीशन मिलने की आवश्यकता है, यानी यूनिवर्सिटी जो है उस तरह का पढ़ाई देना शुरू करे जिस तरह की उद्योग की मांग हो।
और वर्तमान समय की क्या मांग है, साइबर सिक्योरिटी मांग है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के साइबर सिक्योरिटी पे बार बार चीन का हमला किया जा रहा है या अन्य देश के द्वारा भी हमला साइबर सिक्योरिटी को लेकर के किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आईआईटी कानपुर ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी जो किस तरह से भारत की साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को रोक सकता है, उसको इनकाउंटर कर सकता है। देश से उठाया गया दुरुस्त कदम, इसको एक बार जाकर आप खुद पढ़ सकते हो। इसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल कल भी आया था, हमने वहां पे डिस्कस किया था। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? बेसिक न्यूज ये है कि 59 जो ऐप को प्रतिबंधित किया गया है चीन, उसको लेकर के एक अच्छा कदम राइटर बता रहे हैं। क्यों प्रतिबंधित किया गया? तो हमने आपको बताया था कि दो संस्था का नाम याद रख लेना, एक सर्ट इन और एक याद रख लेना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसी दोनों के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया। सरकार का आरोप था कि ये जो ऐप है, जो चीन के ऐप हैं जिसमें टिकटॉक शामिल है, शेयरइट शामिल है, कैम स्कैनर शामिल है, ये डाटा चुरा करके चीनी कंपनी का ऐप है, ये डाटा चुरा करके चीन की सरकार को प्रोवाइड करते हैं। चूंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन के जितने भी कंपनी हैं उस पर चीन के अधिकार हैं। चीन का कोई व्यक्ति चीन के सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो उसको गायब कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस कंपनी पे नियंत्रण होता है चीन सरकार का और चीन सरकार इन कंपनी से डाटा चुरा लेती है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ बताया ये गया है कि अब जो है यूएसए में भी आवाज़ उठ रहा है कि यूएसए में भी इस ऐप को बैन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के नाम पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ, साइबर सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका ने हुआवे और हुआवे और जेटी जैसी कंपनी को खतरा बना के इसका जो व्यापार था उसको कैंसिल कर रहा है। इसका जो कह सकते हो, हाँ, इसका जो भी व्यापार था, जो भी कदम ये कंपनी उठा रही थी अमेरिका में, या जो भी काम करने वाले थे उसको निरस्त कर दिया गया, जो इसको ठेका मिला उसको हटा दिया गया। इस तरह के कदम अमेरिका सरकार भी उठा रही है चीनी कंपनी के खिलाफ। और चूंकि भारत ने इस ऐप को इनकाउंटर किया, इस ऐप को हटाया, इसलिए विश्व के कई देशों अब चीन पे ये कदम उठा सकते हैं। इसकी चर्चा की गई है, एक बार खुद से आप पढ़ सकते हैं। ओके, आज जो है दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। पहला एडिटोरियल है कि संभव है किसानों की आय दोगुना करना। इसको लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइटर का कुछ नया पॉइंट है उसको भी हम देखेंगे। देखो, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक समिति बनी थी 2016 में। सरकार ने अशोक दलवई समिति, आई रिपीट द नेम, अशोक दलवई समिति बनाई थी। और इस समिति के सिफारिश के आधार पर प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। क्लियर है? तो ये जो 7 कार्यक्रम थे, 7 जो लक्ष्य था वो क्या है? पहला लक्ष्य था कि प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सिंचाई पे ध्यान देना। यानी अगर हमें किसानों का आय दोगुना करना है तो हमें सिंचाई पे अधिक ध्यान देना होगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत के आधार पे सिंचाई पे अधिक ध्यान देना होगा। दूसरा क्या है कि हर खेत की मृदा स्वास्थ्य के आधार पे श्रेष्ठ बीज और पोषकता पे जोर। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना आपने सुना होगा, और इसका मकसद यह है कि किसी जो हर खेत है, खेत में क्या उसका पोषकता है या किस आधार पे जो है खेत में क्या उपजाना चाहिए जिसकी उत्पादकता अधिक होगी। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का मेन उद्देश्य है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके खेत में जो है क्या चीज़ का उत्पादकता होना चाहिए, उसमें क्या बीज देना चाहिए, राइट। तो इस पे जोर देना। तीसरा जो है भंडारण पे जोर देना और कोल्ड स्टोरेज पे बढ़ावा देना। चौथा जो है फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना। तो किसानों की आय अगर दुगुनी करनी है तो हमें फूड प्रोसेसिंग पे भी ध्यान देना होगा। पांचवा जो है ई नाम हो गया, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को क्रियान्वित करना।
छठा जो हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, और सातवां हो गया सहायक गतिविधि जैसे मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, डेयरी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। यानी कृषि तथा इससे सहायक जो गतिविधि है उसको भी जोड़ देने की आवश्यकता है। ये सातों ही काम करेंगे तब जाकर के 2022 तक किसानों की आय दोगुना हम कर सकते हैं। ये अशोक दलवाई समिति का कहना था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 कार्यक्रम इसके लिए लाए। क्लियर है ये सातों कॉन्सेप्ट। अब देखो राइटर का क्या कहना है। राइटर का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय संभव है दोगुना होना। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से नवंबर तक इसे जारी रखा जाएगा। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या होता है, तो इसे नवंबर तक एक्सटेंड किया जा रहा है, नवंबर तक इसे जारी रखा जाएगा। साथ ही साथ पिछले 3 माह में 20 करोड़ गरीब परिवारों को 31,000 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत दिया गया। आई रिपीट, पिछले 3 महीना में 20 करोड़ परिवारों को 31,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत दिया गया, जो किसानों की आय दोगुना करने में सहायक हो सकता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जिसकी चर्चा राइटर ने किया है कि भारतीय कृषि उत्पाद में मूल्य संवर्धन 7% है, जबकि विकसित देशों में या कई देशों में ये 60 से 70% है। जैसे मूल्य संवर्धन क्या होता है, जैसे मान लो एक टमाटर है, तो टमाटर से अगर आप जैम बनाते हो तो इस जैम में जो किसानों की भागीदारी होती है इसका महज 7 रुपये ही इसे प्राप्त होता है। मान लो कि जैम का कॉस्ट अगर 100 रुपये है तो इसका महज 7 रुपये ही किसानों को प्राप्त होता है। और कई सारे विकसित देश हैं जिसमें अगर 100 रुपये में अगर जैम मिलता है तो इससे 60 से 70 रुपये किसानों को मिलता है, राइट। तो इसलिए राइटर का कहना है कि मूल्य संवर्धन बढ़ाने की ज़रूरत है, फूड प्रोसेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चर्चा किया गया है राइटर के द्वारा कि कृषि विकास दर 5.9% रहा है। हमने देखा है 2019-20 का जो विकास दर था, जीडीपी ग्रोथ रेट कम था, और सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20 में कितनी रही है। आई रिपीट द क्वेश्चन, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 19-20 में कितनी % रही है। हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन राइटर का कहना है अब यहाँ कि 5.9% कृषि विकास दर रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। रिसेंट कुछ वर्षों में कृषि में सबसे अधिक विकास दर देखा गया है 2019-20 में, जब विश्व कोरोना से जूझ रहा है, जब भारत की अर्थव्यवस्था अन्य चीज़ों से जूझ रही है, कृषि हमारा ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार 92,000 करोड़ 92,000 करोड़ रुपए का उत्पादन प्रत्येक वर्ष नष्ट हो जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 92,000 करोड़ का उत्पादन प्रत्येक वर्ष नष्ट हो जाता है। किसान जो प्रोड्यूस करते हैं, किसान जो उत्पाद, किसान के जो हो, गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा, ये दाल हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये नष्ट हो जाता है 92,000 करोड़ रुपए का। तो इसे सेव करने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरत है हमें कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की। इसके साथ हर्बल क्रॉप के लिए 4,000 करोड़ का फंड दिया गया है। हर्बल मतलब क्या हुआ? आयुर्वेदिक क्रॉप जो हुआ, तो उसके लिए हमें 4,000 करोड़ का सरकार ने फंड दिया उसको बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया है कि एग्री इंफ्रा फंड बनाया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया। आई रिपीट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से जिसकी शुरुआत की गई है, जिसका मूल मकसद क्या होगा कि कृषि उत्पाद का रख रखाव, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इस फंड का प्रयोग किया जाएगा, जो किस तरह से हम एग्रीकल्चर उत्पाद को रखें, किस तरह से कोल्ड स्टोरेज को हम बढ़ाएं, राइट। इसके साथ साथ किस तरह से एग्रीकल्चर उत्पाद का मार्केटिंग करें, देश या विदेश में किस तरह से इसे भेजें, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करें इसको लेकर के, और इसके लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको हम डेवलप करें। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने की गई है, एक फंड बनाया।
साथ ही साथ ऑपरेशन ग्रीन्स का दायरा बढ़ा के सभी उत्पाद पे लागू, 50% सब्सिडी जो है माल ढुलाई पे और 50% भंडारण पे। तो सबसे पहले ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में आपको जानना है कि ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है। इसको हम लोग कहते थे टॉप योजना। टॉप मतलब क्या होता है? टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। तो तीन ये जो सामान है, आलू, प्याज और टमाटर, अगर ये जल्दी नष्ट होते हैं, यानी इसको इमीडिएट अगर रोका नहीं गया तो कुछ दिन में ही ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको स्टॉक करने की आवश्यकता है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज रखने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए सरकार ने टॉप योजना लाई थी कि किस तरह से इसको रखा जाए, किस तरह से इसे सुरक्षित रखा जाए, राइट। तो अब क्या किया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स का दायरा बढ़ा के सभी उत्पाद पे कर दिया गया। जितनी भी सब्जी है उसको ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत रखा जाएगा। यानी पहले जहां हम टमाटर, आलू और प्याज के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते थे, अब जितनी भी सब्जी हैं, जितने भी अन्य उत्पाद हैं, उसके लिए भी हम कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करेंगे। सरकार कोल्ड स्टोरेज का अधिक से अधिक बढ़ावा देगी और इसमें जो है 50% सब्सिडी जो है माल ढुलाई में, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, और रिमेनिंग 50% सब्सिडी जो है भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए सरकार दे रही है। साथ ही साथ कृषि की सहायक गतिविधि, जैसे मान लो मुर्गी पालन हो गया, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। मधुमक्खी पालन को सरकार बढ़ावा दे रही है। हमने कुछ दिन पहले आपसे डिस्कस किया था कि मछली पालन के लिए सरकार क्या क्या रणनीति ला रही है, क्या क्या काम कर रही है। तो इसके साथ साथ पशुपालन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, डेयरी उद्योग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, मत्स्य उद्योग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो कृषि के सहायक जो गतिविधि है, यहाँ पे देखो हमने डिस्कस भी किया है कि किसानों की आय दुगुना करना है। तो इसमें 7वां प्लान यह है कि कृषि और सहायक गतिविधि को आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो इसी के तहत राइटर ने कहा है कि किसान की जो सहायक गतिविधि है, कृषि के सहायक गतिविधि, उस पर सरकार जोर दे रही है। साथ ही साथ जो एक अध्यादेश की चर्चा किया गया है यहाँ पे कि कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। हमने इसके बारे में बताया था कि सरकार इसके तहत 3 काम कर रही है। एक तो सरकार एपीएमसी एक्ट में जो है संशोधन कर रही है। दूसरा सरकार ने किया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार संशोधन की है। और तीसरा सरकार किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के सरकार ने अमेंड किया है। तो ये तीनों ही काम सहायक हो सकते हैं किसानों की आय को दुगुना करने में, राइट। तो ये डिटेल से डिस्कस किया गया है। राइटर का पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से किसानों की आय दुगुना अब हो सकती है, चूंकि हम 2020 में आ चुके हैं और हमारे पास महज 2 वर्ष का समय है कि हम किसानों की आय को किस तरह से दुगुना करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये एडिटोरियल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एडिटोरियल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि भारत नेपाल संबंध बोली से गोली तक, कि किस तरह से नेपाल और इंडिया के बीच में जो संबंध है वर्तमान में गड़बड़ा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिस तरह से हमें दिख रहा है, इसको लेकर के ये एडिटोरियल है। इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जानना है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध जो हैं कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, और उसके बाद एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। तो सबसे पहले सकारात्मक संदर्भ क्या क्या है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण हमारे विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। तो हमारा भौगोलिक संबंध है नेपाल के साथ, ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, ये सारे के सारे संबंध हमारा नेपाल के साथ हैं। इसके साथ ही साथ भारत नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संबंध में समान संबंध साझा करते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान जो लुम्बिनी था, वो आपको कपिलवस्तु के लुम्बिनी जो है वो स्थित था। कहाँ पे? तो वो नेपाल में स्थित था। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है इंडिया में, गया में हुई है। उसका निर्वाण हुआ है भारत में, कुशीनगर में हुआ है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में हमारी संस्कृति साझा है। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी हमारी संस्कृति साझा है। जनकपुर नेपाल में पड़ता है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के रूप से हम समान संस्कृति को साझा करते हैं। 1950 में 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मित्रता संधि हुई है और इस संधि जो है आधार है वर्तमान संदर्भों का।
वर्तमान में जो है हमारे देश की जो है खुली सीमा है, नेपाल और इंडिया के बीच में खुली सीमा है। नेपाल का कोई व्यक्ति इंडिया में आना चाहता है तो बिना पासपोर्ट के आ सकता है, इंडिया का कोई व्यक्ति नेपाल में जाना चाहता है तो बिना पासपोर्ट का जा सकता है। तो ये जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था भारत नेपाल के बीच मित्रता संधि को लेकर के, जो 1950 में हुआ था। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल 3 तरफ इंडिया से घिरा हुआ और एक तरफ तिब्बत से, हिमालय से घिरा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में भारत उसको एक्सेस देता है। भारत बहुत सारा समझौता किया है। भारत में रक्सौल से लेकर काठमांडू तक जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल बिछाने की परियोजना की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ जो भी व्यापार करता है नेपाल, वो भारत की बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से करता है। तो भारत सरकार ने एसेस दिया है नेपाल को कि आप आइए, आपको जब व्यापार करना है, विश्व बाजार में अपने सामान को भेजना है या कुछ मंगाना है, हम आपको अपना पोर्ट देते हैं कोलकाता बंदरगाह, वहाँ से आप अपने सामान का निर्यात या आयात कर सकते हैं। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल क्या सेना का आधुनिकीकरण कर रही है। यह भी अजब संयोग है कि नेपाल और इंडिया के बीच में द्वंद्व होने वाला है, दिख रहा है हमें। और नेपाल सेना को आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करने का काम इंडियन मिलिट्री करती है, इंडिया की सेना करती है, भारत की सैनिक करते हैं। अब देखो 2-3 पॉइंट राइटर ने भी अच्छा पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट राइटर ने बताया है कि नेपाल के 75 लाख व्यक्ति जो है विदेश में रहते हैं। उससे पहले आपको जानना है कि नेपाल का टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो 2011 की सेंसस के अनुसार नेपाल का पॉपुलेशन 2.86 करोड़ है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। 2,86,00,000 नेपाल की जनसंख्या है। इसमें से 75 लाख विदेश में रहती है और 75 लाख में भी 50 लाख तो इंडिया में ही रहती हैं। यानी भारत में जितने लोग विदेश में रहते हैं उसके 3/4 इंडिया में ही रहते हैं, राइट। तो भारत जो है विदेशी मुद्रा का एक अच्छा सोर्स है नेपाल के लिए। भारत नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ नेपाल का सबसे बड़ा इनकम का जो स्रोत है वो पर्यटन है। नेपाल एक पहाड़ी देश है, पहाड़ी राज्य है, वहाँ पे उत्पादन कम होते हैं, उत्पादन नगण्य है, लेकिन वहाँ पे टूरिज्म का एक अच्छा स्कोप है। तो एक अच्छा इनकम होता है टूरिज्म से, और सबसे अधिक टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, तो इंडिया से ही आते हैं, नेपाल, राइट। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है भारत और नेपाल संबंधों को लेकर के। अब देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट की शुरुआत होती है 2017 से। चाइना का एक परियोजना था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसमें भारत ने शामिल नहीं हुआ था। भारत क्यों नहीं शामिल हुआ था कि चाइना का जो रोड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो पार्ट है, वो पीओके होके गुजरती है। पाक ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से गुजरती है। और भारत का दावा है कि चूंकि पीओके होके के गुजरती है, आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है जिसे सिपेक कहा गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, जो पीओके होके गुजरती है। भारत का कहना है कि आप हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। बावजूद इसके नेपाल इसमें शामिल हुआ है, जो भारत और नेपाल संदर्भों को लेकर के एक ड्रॉबैक कर सकते हैं। नेपाल के कई स्कूल में जो है चीन की जो भाषा है वो मंदारिन भाषा है, और मंदारिन भाषा नेपाल के कई स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए उसका खर्च बेयर करता है चीन की सरकार। चीन की सरकार पैसा देती है कि आप अपने स्कूल में मंदारिन भाषा पढ़वाइए। इस तरह से चीन जो है नेपाल पे एक तरह से काबू करना चाहता है। नेपाल को तिब्बत से सीखना चाहिए कि किस तरह से तिब्बत पे चीन इसी तरह से धीरे धीरे काबू करके चीन ने तिब्बत को अपने में मिला लिया। और इसी को लेकर के तिब्बत के जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं जो इंडिया में हैं, उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है कि जो गलती हमने 1950 के दशक में की है, आप वो गलती आज कर रहे हैं, राइट। मधेसी लोगों को लेकर के दोनों के बीच में विवाद है। मधेसी जो है नेपाल और इंडिया के जो तराई क्षेत्र है, जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है नेपाल का, जैसे मान लो ये बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, तो ये पार्ट नेपाल हुआ, ये इंडिया हुआ। तो यहाँ जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मधेसी लोग हैं। वो लोग जिसका कल्चर भारत से मिलता है, वो लोग जिसका मुख्य पर्व दीपावली है, राइट। तो वो लोग जो है
आरोप लगाता है नेपाल सरकार कि मधेसी को भड़काने का काम, मधेसी को आंदोलित करने का काम भारत सरकार करती है। ये भी दोनों के बीच में विवाद का कारण है। काला पानी का इशू हाल फिलहाल में हमने देखा, काला पानी हो गया, लिम्पियाथुरा हो गया, लिपू लेक हो गया। इसको लेकर के नेपाल ने दावा किया है कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो नेपाल का हिस्सा है, राइट। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट का पॉइंट है भारत और नेपाल संबंधों को लेकर के। अब देखो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि भारत और नेपाल संबंधों को लेकर के क्या हो सकता है, राइट। कंक्लूजन मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके पास कुछ है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भारत और नेपाल संबंधों को लेकर के अब क्या दृष्टिकोण अपनाई जानी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए और नेपाल को क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। एक बार पढ़ सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में गैस की एक कीमत करने वाला फैसला, राइट। इस तरह के फैसला लिया जा रहा है कि पूरे देश में एक कीमत होगा गैस का। सरकार इसको लेकर के ठोस कदम उठाने वाली, अभी उठाई नहीं है, ठोस कदम उठाने वाली है। तो हमारे देश के जो है गैस मंत्री हैं, प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो हैं। और उन्होंने यहाँ पे एक संस्था दिया हुआ, इस संस्था में के तरफ से आयोजन में वो बोल रहे थे, इन संस्था की तरफ से भाग लिया और वहीं पे ये अपना वक्तव्य दे रहे थे कि पूरे भारत में एक सामान्य मूल्य होगा आपको प्राकृतिक गैस का। ये संस्था क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे। तो देखो ये न्यूज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट, न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सरकार अभी इस पर ठोस कदम लाने वाली है। सरकार ने अभी ठोस कदम लाया नहीं है। जब तक सरकार ठोस कदम ले आएगी, यानी जब से पूरे भारत में एक समान मूल्य पेट्रोलियम पे लागू हो जाएगा, तब ये अधिक इम्पॉर्टेंट होगी। वर्तमान में इस न्यूज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट है IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है, इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया। 30 सदस्य देश हैं इसके, 30 मेंबर हैं, 8 इसके सहयोगी सदस्य हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, तथा वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए ये काम करती है। सभी लोगों को ऊर्जा मिले, सस्ती ऊर्जा मिले, स्वच्छ ऊर्जा मिले, विश्वसनीय ऊर्जा मिले, इसके लिए ये एजेंसी काम करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी कि 1973 में जब तेल संकट आया, और उसके बाद स्थापना हुई थी इसी संगठन की, राइट, IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, एक तो ऊर्जा सुरक्षा हो गया, एक आर्थिक विकास हो गया, एक पर्यावरण जागरूकता हो गया, एक इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड यानी वैश्विक संबद्धता हो गया। भारत जो है 2017 में इस संगठन का पार्ट बना, एक सहयोगी सदस्य है। भारत पूर्ण सदस्य नहीं है, सहयोगी सदस्य है, यानी एसोसिएट मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इस संगठन का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक रिपोर्ट जारी करती है, कई बार स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये संस्था जारी करती है, ये रिपोर्ट जारी करती है ये संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, लास्ट टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है कि हांगकांग के नेता ने नए सुरक्षा कानून को बताया आवश्यक। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा हुआ है कि हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लामा ने इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को ब्रिटेन द्वारा चीन को सौंपे जाने के लिए 23वीं वर्षगांठ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो यानी आज से 23 वर्ष पहले ब्रिटेन ने सौंपा था हांगकांग को चीन के हवाले। क्लियर है? एग्जैक्टली 23 वर्ष पहले, यानी 1997 में आज ही के दिन 1 जुलाई 1997 को चीन को सौंपा गया था हांगकांग ने।
किसने सौंपा था? ब्रिटेन ने सौंपा था। अब जो है, जो यहाँ पे जो सुरक्षा कानून है, जो नया सुरक्षा कानून चीन ला रहा है, उसको आवश्यक बताया हांगकांग के नेता ने, और इस पे चीन का दबाव दिखता है हमें। नया सुरक्षा कानून क्या है? नया सुरक्षा कानून यह है कि चीन सरकार जो है, किसी भी तरह का कोई गतिविधि अगर होगा हांगकांग में, किसी भी तरह का एंटी चाइना गतिविधि होगा, तो उसको जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है, अपने जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, भारत की एजेंसी खुफिया एजेंसी है, तो उस तरह से खुफिया एजेंसी का जो है वो कार्यालय खोल सकते हैं हांगकांग में। एक तरह से हांगकांग की स्वायत्ता पे हमला कर रहा है। देखो, हांगकांग में क्या है कि लोकतंत्र है, और चीन में लोकतंत्र है नहीं। चीन में साम्यवादी सरकार है। चीन में सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। हांगकांग में क्या है कि लोकतंत्र है, और वहाँ पे चीन सरकार का आलोचना भी किया जाता है, प्रदर्शन भी किया जाता है, और हमने देखा काफ़ी प्रदर्शन चीन सरकार के खिलाफ हुए हैं। तो इसको लेकर के चीन आहत है कि हमारी टेरिटरी का जो भाग है वो हमारे खिलाफ आंदोलन करता है, और इसी को लेकर के नए सुरक्षा कानून लाया है कि किसी भी तरह का अगर मान लो चीन के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट देता है, या कोई व्यक्ति विद्रोह करता है, या कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, तो उसको गिरफ्तार करके हम चीन भेज देंगे। क्लियर है? अब देखो, हांगकांग को आज ही के दिन, यानी ये पेपर जो है, ये न्यूज़ कल का न्यूज़ है, तो कल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 को हांगकांग को सौंप दिया गया, चीन ने सौंप दिया। क्लियर है? इसके साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आया वन नेशन टू सिस्टम का। वन नेशन टू सिस्टम क्या है? कि जो है हांगकांग है, ठीक है, आपका ब्रिटेन ने कहा है कि हांगकांग ठीक है, आपका पार्ट हम बना देते हैं कि आप हांगकांग पे शासन करें, हांगकांग चीन का पार्ट होगा, बावजूद इसके वहाँ पे वो सिस्टम लागू नहीं होगा जो चीन में है। यानी चीन में साम्यवादी सरकार है, चीन में साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, हांगकांग में कम्युनिज्म लागू नहीं होगा। हांगकांग के लोग जो चाहते हैं वही लागू होगा, यानी हांगकांग में लोकतंत्र लागू होगा। यानी चीन का पार्ट होते हुए भी हांगकांग जो है वहाँ पे लोकतंत्र है। और ये कब तक व्यवस्था रहेगी? ब्रिटेन ने कहा कि 50 वर्ष तक मिनिमम जो है आप इस नीति पे हांगकांग के साथ चलेंगे। 50 वर्ष कब से काउंट होगा? 1997 से 50 वर्ष काउंट करो, ये हो जाएगा 2047 तक। 2047 तक चीन किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा हांगकांग नीति को लेकर के। हांगकांग में चीन हांगकांग के लोकतंत्र का सम्मान करेगा। ये ब्रिटेन सरकार ने चीन से वादा किया था, वादा लिया था। लेकिन हुआ क्या कि हमने इसी बीच देखा है कि कई सारे हांगकांग में विद्रोह हुए हैं। कई बार चीन ने हांगकांग की स्वायत्ता को नष्ट करने का कोशिश किया, और इसी को लेकर के हांगकांग में कई बार प्रदर्शन हुए हैं। 2014 में हमने देखा हांगकांग में अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, अम्ब्रेला आंदोलन। क्यों हुआ? क्योंकि चीन की सरकार ने हांगकांग के स्वायत्ता को नष्ट करने का कोशिश किया, और इसके कारण लोग इस पे विद्रोह किए। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि हांगकांग में इस तरह का विद्रोह चल रहा था, जो कि पिछले वर्ष भी चीन सरकार इस तरह का कुछ कानून ला रही थी, राइट। जिसे कहा गया प्रत्यार्पण कानून कहा गया। प्रत्यार्पण कानून क्या होता है कि चीन हांगकांग में अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता, तो उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को चीन सौंप दिया जाता, और चीन सरकार उस पर आवश्यक कार्रवाई करती, या उसे जो उचित समझे उसे दंड देते। तो इसे कहा गया प्रत्यार्पण कानून। ये 2019 में लाया गया था। बाद में हांगकांग के लोगों ने मास लेवल पे इसका विद्रोह किया, और उसके बाद जो है इसे वापस लिया गया। तो इस तरह की जो है चीन इस तरह की रणनीति अपनाता है। चीन बार बार कोशिश करता है कि हांगकांग की स्वायत्ता को किस तरह से वो नष्ट करे। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन था कि मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट जो है कौन सा अधिकार है। यूपीएससी ने 17 में एक क्वेश्चन पूछा था। आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, या तो वैधानिक अधिकार में कंफ्यूजन हो सकता है, या संवैधानिक अधिकार में कंफ्यूजन हो सकता है। मौलिक अधिकार है नहीं, ये नेचुरल अधिकार भी नहीं है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है। यूपीएससी ने इसका आंसर बताया है संवैधानिक अधिकार। तो जी हाँ, मतदान का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। भारत के आर्टिकल 326, आई गेस 326 ही है। आर्टिकल 326 में मतदान के अधिकार की चर्चा की गई है। यूपीएससी ने भी माना है इसका अधिकार। इसका जो आंसर होगा वो संवैधानिक अधिकार होगा, यानी आंसर इसका हो गया बी।
चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।